हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर खुद पाकिस्तानी मीडिया ने कहा यूक्रेन संकट के बीच दौरे से इमरान की छवि होगी खराब, हमारे लिए भारत से दोस्ती कुर्बान नहीं करेगा रूस। जी हाँ दोस्तों, रूस भारत के लिए दोस्ती कुर्बान नहीं कर सकता है। दोस्तों बड़ी बात खुद पाकिस्तानी मीडिया ने खोला है। दोस्तों इस बड़े राज पर से पर्दा उठाया है, बताएंगे बड़ी खबर क्या है। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे जहां मोदी सरकार को घेर रहे थे इमरान खान, अचानक चीन का नाम आते ही साध ली चुप्पी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे किस मुद्दे पर इमरान खान एकदम से चुप हो गए। और दोस्तों मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने हिजाब विवाद को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों बताएंगे क्या कहा है OIC ने और क्या जवाब मिलना चाहिए दोस्तों OIC को। इस जवाब के लिए बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। इसी बीच बताएंगे जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने हमले की चेतावनी पर मांगा है सबूत, और अमेरिका ने बड़ा दावा कर दिया है दोस्तों नाटो को लेकर। बताएंगे क्या है बड़ी खबर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को लेकर दोस्तों। और साथ ही आपको बताएंगे जहां मुस्लिम महिलाओं को वोट देने से रोक रही है समाजवादी पार्टी और BSP और कांग्रेस। बताएंगे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को किया है तलब। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे BJP सांसद ने ओवैसी को बताया भगवान श्री राम का वंशज, कहा वो क्षत्रिय है। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे इसके बाद ओवैसी का क्या पलटवार हुआ है, क्या कहा है दोस्तों ओवैसी ने, बताएंगे बड़ी खबर आपको। इसी बीच बताएंगे जहाँ हिजाब मामले पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा मैसेज। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या कहा मोदी जी ने। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे जहाँ राहुल गांधी पर FIR दर्ज करा दी गई है। दोस्तों बताएंगे किस मामले को लेकर। और चाइनीज एप्लीकेशनों को मोदी सरकार ने फिर से बैन कर दिया है, 54 चीनी एप्लीकेशन को। दोस्तों तो हर तरह की जानकारी अब हम आपको देने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है। साथ ही मानते हैं कि अपना भारत नंबर 1 देश है दोस्तों। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर खुद पाकिस्तानी मीडिया ने कहा यूक्रेन संकट के बीच दौरे से इमरान की छवि होगी खराब, हमारे लिए भारत से दोस्ती कुर्बान नहीं करेगा रूस। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है कि इस नाजुक समय में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का प्रस्तावित रूस दौरा उनकी निजी छवि को झटका दे सकता है। कराची के एक अखबार द न्यूज में छपी रिपोर्ट में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू होरोजाइंस एंड बलूचिस्तान के अध्यक्ष जन अचकजई ने खान के प्रस्तावित दौरे की तुलना पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक के तत्कालीन ईरान दौरे से की है दोस्तों, जो कि हक ने शाह के समर्थन में एकजुटता दिखाने के मद्देनजर किया था। और इसके कुछ ही दिन बाद वर्ष 1979 में अयातुल्लाह खामेनेई के नेतृत्व में हुई क्रांति के चलते ईरान में तख्ता पलट हो गया था। ऐसे में दोस्तों रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान का दौरा ऐसे समय में प्रस्तावित है जब यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच गतिरोध जारी है, जो कि कूटनीतिक प्रयासों के पूरी तरह विफल रहने पर संघर्ष में तब्दील हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरे का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि रूस ने आमंत्रण नहीं दिया है दोस्तों, बल्कि आमंत्रण खुद मांगा गया है इमरान खान के द्वारा, वो भी ऐसे समय में जब पुतिन ने पहले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फोन करके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समर्थन के लिए धन्यवाद जताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोप यानी अमेरिकी कैंप और पूर्वी यूरोप यानी रूसी कैंप लगातार किसी भी तरह की युद्ध की स्थिति से बचने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे समय में पाकिस्तानी PM के रूस जाने की भारी कीमत होगी और इससे उनकी निजी छवि पर भी नकारात्मक प्रभाव होगा। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और हमारे पास काफी कम विकल्प रह जाएंगे। पाकिस्तान इस दौरे के बाद बिल्कुल विकल्पहीन दिखाई देगा। और ऐसे में दोस्तों अखबार में आगे कहा गया है कि आखिर क्यों हमें रूस कुछ नहीं देने वाला, क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू ने रूस के न्योते को नहीं नकारा था, और अब रूस और अमेरिका दोनों जगह भारतीय छात्रों की अच्छी खासी संख्या है। इसलिए रूस तो पाकिस्तान के समर्थन के लिए कभी भारत को कुर्बान नहीं करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के समर्थन की रूस
रूस को कीमत भी चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ से हमेशा मदद और कर्ज की मांग उठती रहेगी। यानी कि दोस्तों खुद पाकिस्तानी अखबार ने पाकिस्तान की असलियत खोल कर रख दी है दोस्तों, और कह दिया है इमरान खान की कोई वैल्यू नहीं है। इमरान खान रूस गए भी तब भी दोस्तों इमरान खान का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा, और रूस कभी भी इमरान खान के लिए भारत से दोस्ती नहीं तोड़ेगा दोस्तों, भारत से बैर नहीं करेगा। यानी कि दोस्तों खुद पाकिस्तान अब इस बात को मान रहा है। आपकी क्या राय सुझाव होगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और भारत की ऐसी छवि बनाने के लिए दोस्तों आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर मोदी सरकार को घेर रहे थे इमरान खान, चीन का नाम आते ही साध ली चुप्पी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने चीन के वीगर मुसलमानों पर आंख मूंदते हुए भारत पर फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारत की नरेंद्र मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। इमरान खान ने कश्मीर मुद्दे का भी जिक्र किया और कहा कि जब तक परमाणु संपन्न भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा सुलझ नहीं जाता, दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका बनी रहेगी। इमरान खान ने CNN के पत्रकार फरीद जकारिया को दिए गए एक इंटरव्यू में चीन के वीगर मुसलमानों पर चीन का पक्ष लेते हुए कहा कि पश्चिम का मीडिया शिनजियांग के वीगर मुसलमानों की सही कहानी नहीं दिखाता। ऐसे में दोस्तों इमरान खान से सवाल किया गया कि वो कश्मीर में मुसलमानों की स्थिति पर तो काफी बातें करते हैं, लेकिन शिनजियांग को लेकर वो चुप क्यों रहते हैं। तो जवाब में इमरान खान ने कहा, कश्मीर में मुस्लिमों के साथ जो हो रहा है उसकी तुलना हम चीन के शिनजियांग से नहीं कर सकते। शिनजियांग को लेकर सच जानने का मेरा एक ही स्रोत है, चीन में पाकिस्तान के राजदूत। कश्मीर में जो हो रहा है वो अपराध है। पश्चिम का मीडिया कुछ और कह रहा है जबकि चीन कुछ और कहता है। ऐसे में हम किस पर भरोसा करें। इसलिए मैं अपने राजदूत मोइनुल हक से जानकारी लेता हूँ। मेरे राजदूत पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट से सहमत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें चीन में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देश अक्सर चीन की आलोचना करते रहते हैं। मुसलमानों पर अत्याचार की रिपोर्ट्स लगातार सामने आती रहती हैं, जिसे लेकर चीन पश्चिम के निशाने पर रहता है। लेकिन दोस्तों चीन का आंख मूंद कर फिर भी पाकिस्तान समर्थन करता है। दोस्तों क्या करे, उसकी भी मजबूरी है। आखिर कर्ज तले जो पाकिस्तान दबा हुआ है चाइना के। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने हिजाब विवाद को लेकर दी है तीखी प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, इस्लामिक देशों के संगठन यानी OIC ने भारत में मुस्लिमों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। दोस्तों कर्नाटक हिजाब विवाद, मुस्लिम महिलाओं को ऑनलाइन निशाना बनाए जाने और हरिद्वार धर्म संसद पर बोलते हुए OIC के महासचिव हुसैन इब्राहिम ताहिर ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि इसे लेकर जरूरी कदम उठाया जाए। OIC ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट किया है, इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव उत्तराखंड के हरिद्वार में हाल में हिंदुत्व के समर्थकों द्वारा मुसलमानों के नरसंहार के सार्वजनिक आह्वान, सोशल मीडिया साइटों पर मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं के साथ साथ कर्नाटक राज्य में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं, ऐसा कहा गया है। दोस्तों ऐसे में भारत के आंतरिक मुद्दे में दोस्तों OIC जैसे संगठन हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ऐसे भड़काने वाले ट्वीट कर रहे हैं। आपकी क्या निजी राय होगी इस पर कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहाँ यूक्रेन पर रूसी हमले के डर के बीच समझौता कराने पहुंचे जर्मन चांसलर। कितना होगा ये कामयाब, आपको बता दें रूसी हमले के बढ़ते डर के बीच जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज सोमवार को यूक्रेन पहुंचे। स्कॉल्ज के यहां से मॉस्को जाने की योजना है, जहां वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस मामले में पीछे हटने के लिए समझाने का प्रयास करेंगे। अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि रूस इसी सप्ताह हमला कर सकता है। मॉस्को ने इन योजनाओं से इनकार किया है, लेकिन उसने 1,30,000 से ज्यादा सैनिकों को यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर दिया है। तो अमेरिका का मानना है कि रूस में थोड़े ही समय में वहां इतनी सैन्य शक्ति जमा कर ली है कि वो कभी भी हमला कर सकता है। किसी भी वक्त युद्ध शुरू होने के डर के बीच कुछ विमानन कंपनियों ने यूक्रेन की राजधानी के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी है। तो वहीं नाटो के सदस्य देशों ने रविवार को हथियारों की नई खेप वहां उतारी है। दोस्तों ऐसे में इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने हमले की चेतावनी पर मांगा है सबूत। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कुछ दिनों के अंदर रूस की ओर से हमला करने की चेतावनी को तूल देने के बजाय कमतर करने की कोशिश करते हुए कहा है कि उन्हें अब तक इस संबंध में
संतोषजनक सबूत नहीं मिले हैं। अमेरिका ने रविवार को चेतावनी देते हुए कहा है कि और अधिक संख्या में रूसी सैनिक यूक्रेन की सीमा के पास जमा हो रहे हैं। व्हाइट हाउस ने बताया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन इस संबंध में जेलेंस्की से बात करेंगे। तो वहीं यूक्रेन के नेता ने अपने बयान में अपने लोगों को रूसी सैनिकों की ओर से 3 ओर से घेरने के बावजूद संयम रखने का आह्वान किया है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं रूस ने इसे सैन्य अभ्यास बताया है। जेलेंस्की की आई इस टिप्पणी से संकेत मिलता है कि वो अमेरिका की ओर से दी गई चेतावनी से नाखुश है, क्योंकि वो इस संकट से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान को कम से कम रखना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती अगली खबर की तरफ, जहां पर सारे फ्लाइट सस्पेंड, देश छोड़ रहे बाहरी लोग, यूक्रेन का संकट बढ़ा और भारत पर भी दिखा इसका बड़ा असर। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन संकट का असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। सुबह स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट देखी गई है। बीएसई सेंसेक्स में 1100 अंकों की गिरावट शुरुआती कारोबार में ही दर्ज कर ली गई है। यही नहीं, रुपए और धातुओं में भी गिरावट का दौर जारी है। माना यह जा रहा है कि यूक्रेन संकट के चलते ही बाजार में बिकवाली का दौर शुरू हो गया है। भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, जापान समेत कई देशों के शेयर बाजारों में इसका असर देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर रूस अमेरिका तनाव के बीच इमरान खान का बड़ा ऐलान, किसी खेमे में शामिल नहीं होगा पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, जहां चीन की काली करतूत फिर आई दुनिया के सामने, कैंपों में बंद करके उइगर मुस्लिमों से करवा रहा है मजदूरी। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में हुआ इसका बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, चीन लगातार अपने उत्तरी पश्चिमी प्रांत शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार करना जारी रखे हुए है। उनके साथ भेदभावपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें उनसे जबरन मजदूरी करवाना, असंभव उत्पादन की अपेक्षाएं और लंबे समय तक काम करना जारी रखना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र की एक समिति ने इसकी जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र ने चीन से कहा है कि वो अपनी रोजगार नियमों को वैश्विक मानकों के हिसाब से करे। चीन पर लंबे समय से उइगर मुस्लिमों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगता रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां हेलीकॉप्टर विवाद पर प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा तंज, युवराज के लिए मुझे उड़ान भरने से रोका गया था। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को चंडीगढ़ से होशियारपुर के लिए उड़ान भरने से रोकने पर छिड़े विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के ऐसे ही एक मामले का जिक्र करके कांग्रेस पर तंज कसा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 के आम चुनावों में उन्होंने यानी कांग्रेस ने मेरा हेलीकॉप्टर रोक लिया था। इसकी वजह ये थी कि उनके युवराज को पंजाब के ही किसी हिस्से में विजिट करना था। भाजपा ने मुझे पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया था। मैं देश भर में प्रचार के लिए दौड़ रहा था। एक दिन मुझे पठानकोट आना था और वहां से हेलीकॉप्टर लेकर हिमाचल के दौरे पर जाना था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, आप हैरान हो जाएंगे कि कांग्रेस के नामदार यानी उनके युवराज, उनका भी उस दिन अमृतसर के आसपास कोई कार्यक्रम था और उसके लिए मेरे हवाई जहाज को उड़ने नहीं दिया गया। मुझे पठानकोट पहुंचने में 1 से 1.5 घंटे की देरी हो गई। इसके बाद फिर पठानकोट से उड़ान नहीं भरने दिया गया। इसके चलते मेरे हिमाचल के 2 कार्यक्रम कैंसिल हो गए। विपक्ष को इस तरह परेशान करना कांग्रेस की नीति रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना से सबूत मांग रहे थे और पाकिस्तान से दोस्ती कर रहे थे। यानी बुरे तरीके से दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेसियों को लपेटा है दोस्तों और लताड़ लगाई है जमकर। आपकी इस पर क्या राय, सुझाव होगी, प्रतिक्रिया होगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और कितने भाई बहन मोदी जी के इस बात से सहमत है, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। अगली खबर की बात करें, लेकिन जिन भाई और बहनों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट, हमारी मेहनत को सफल करने के लिए कृपया करके 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर पुलवामा हमले की कल 3री बरसी थी। भारत ने एयर स्ट्राइक से लिया 40 जवानों की शहादत का बदला। जी हाँ दोस्तों, कल से ठीक 3 साल पहले पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर भीषण आतंकी हमला हुआ था। इस आत्मघाती आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली। इसका बदला भारत ने उसी महीने 26 फरवरी को लिया। भारतीय वायुसेना ने बालाकोट स्थित जैश के आतंकी प्रशिक्षण केंद्र पर एयर स्ट्राइक किया। बताया ये जाता है कि इस एयर स्ट्राइक में 350 से ज्यादा आतंकी मारे गए। मारे जाने वालों में आतंकवादी, उनके प्रशिक्षक एवं टॉप कमांडर शामिल थे। हमले की
बरसी पर कल वीर जवानों की शहादत फिर याद आ रही थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है, उन सभी वीर जवानों के शहादत में दोस्तों कमेंट में उनको श्रद्धांजलि आप लोग जरूर दीजिएगा और जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां इस्लाम के मसीहा एर्दोआन ने तुर्की का नाम बदलकर तुर्की कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें, तुर्की के राष्ट्रपति और खुद को दुनिया में इस्लाम का सबसे बड़ा पैरोकार बताने वाले रेचेप तैयब एर्दोआन ने अपने देश तुर्की का ही नाम बदल दिया है। अब तुर्की को तुर्कीये के नाम से जाना जाएगा। ऐसे में अब सभी तरह के व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और राजनयिक कार्यों के लिए तुर्की की जगह तुर्कीये का इस्तेमाल किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां मुस्लिम महिलाओं को वोट देने से रोक रही है एसपी, बीएसपी और कांग्रेस। मुख्तार अब्बास नकवी ने चुनाव आयोग से की इसकी शिकायत। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कल दूसरे चरण का मतदान हुआ। इसी बीच बीजेपी ने फर्जी मतदान का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के नेतृत्व में बीजेपी डेलीगेशन ने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने चुनाव आयोग से सपा, बसपा और कांग्रेस की शिकायत करते हुए कहा कि ये दल मुस्लिम महिलाओं को वोट न डालने देने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी डेलीगेशन का कहना है कि महिलाओं को बुर्का पहनकर बिना पहचान दिखाए पोलिंग बूथों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस बात की जानकारी उन्होंने चुनाव आयोग को दी है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से फर्जी मतदान रोकने की अपील की है। बीजेपी नेता ने पंजाब का जिक्र करते हुए कहा कि हाल ही में एक कांग्रेसी नेता ने कहा था कि एक हिंदू कभी पंजाब का सीएम नहीं बन सकता। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर बीजेपी सांसद ने ओवैसी को बताया भगवान श्री राम का वंशज, कहा वो क्षत्रिय है। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तिथियां नजदीक आ रही हैं, वैसे राजनेताओं के बयानों का दौर भी तेज हो गया है। भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैसरगंज के बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कल गोंडा में ओवैसी को अपना पुराना मित्र बताया। उन्होंने कहा कि ओवैसी क्षत्रिय हैं, वो ईरान वाले नहीं है बल्कि भगवान श्री राम के वंशज हैं। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के मुताबिक बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बेटे और बीजेपी प्रत्याशी प्रतीक भूषण सिंह के समर्थन में जनसभा में पहुंचे थे। उन्होंने मंच से विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर प्रतीक जीत करके जाएंगे तो वो गरीब के लिए काम करेंगे और मोदी के बगल में खड़े होंगे और दूसरा कोई जीत कर जाएगा तो जिन्ना की विचारधारा के बीच खड़ा होगा। अगली खबर की बात करें, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से ओवैसी को भगवान श्री राम का वंशज और उनको क्षत्रिय बताया जा रहा है, दोस्तों इस पर आपकी क्या राय होगी, ओवैसी को लेकर कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर हिजाब के भीतर क्या बिगड़ पाएगा समाजवादी पार्टी का खेल, आखिर क्या है प्रधानमंत्री मोदी जी की इस पर कोशिश, फिर चुपचाप कमल छाप का क्या है मोदी जी का मैसेज, हम आपको बताते हैं। दोस्तों दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तहत सोमवार को 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग हो रही है। दूसरे चरण के मतदान के तहत पीएम मोदी ने कानपुर में जनसभा की और समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। इस दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर मुस्लिम महिलाओं से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की है। पीएम ने उन्हें 3 तलाक से मुक्ति दिलाने और इससे उनके जीवन में आए बदलाव की याद दिलाते हुए कहा है कि चुपचाप कमल के निशान पर वोट करें। एक तरफ जहां देश में हिजाब को लेकर बवाल मचा हुआ है तो दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी जी की ओर से लगातार मुस्लिम महिलाओं को साधने की कोशिश को लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या हिजाब के पर्दे में रहकर मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को वोट देकर सपा का समीकरण बिगाड़ सकती हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की, जहां पर यूपी में इस बार रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। घोर परिवारवादी फिर से हारेंगे। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ने एक और बड़ी बात कह दी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले से ही मनाई जाएगी। 10 मार्च को ही जब चुनाव नतीजे आएंगे धूमधाम से रंगों वाली होली शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने इन्हें 2014 में हराया, 2017 में हराया, 2019 में हराया और अब 2022 में भी ये घोर परिवारवादी फिर से हारेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने केसीआर को दिया सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत, शेयर किया वीडियो। जी हाँ दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने के लिए तेलंगाना के अपने समकक्ष
विपक्ष के चंद्रशेखर राव पर पलटवार किया। राव ने 2016 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारत की ओर से किए गए सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया था और मोदी सरकार से सबूत मांगे थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा, प्रिय केसीआर गुरु, यहाँ हमारी बहादुर सेना की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियोग्राफिक सबूत हैं। इसके बावजूद आप हमारे सशस्त्र बलों की वीरता पर सवाल उठाते हैं और उनका अपमान करते हैं। आप हमारी सेना पर अटैक करने और उससे बदनाम करने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? न्यू इंडिया हमारी सेना के खिलाफ अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। शर्मा की ओर से शेयर किए गए वीडियो में नक्शों का स्क्रीनशॉट, सैटेलाइट इमेज और कई वीडियो के कट शॉट्स दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में पहले की तस्वीरें भी दिखाई गई हैं जहां सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। यानी कि दोस्तों ऐसे कैसे हो सकते हैं दोस्तों कोई भी लोग जो भारतीय सेनाओं पर सवाल उठा सकते हैं। दोस्तों भारत में रहकर भारत में सुरक्षित भारतीय सेनाओं की वजह से ही है और भारतीय सेनाओं की ही बात पर उनको यकीन नहीं है और सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या नाम दिया जाना चाहिए? दोस्तों आपकी राय में सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां राजनाथ सिंह का बयान, कहा कांग्रेस बहुत थोड़ी बची हुई है, आम जन ने जरा सा भी धक्का मारा तो मणिपुर से पूरी तरह साफ हो जाएगी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर। इसी बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य में 2 जगह रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने इम्फाल में कहा कि कांग्रेस ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की उपेक्षा की है, पिछले 3 सालों में बंद की कोई घटना नहीं हुई और मुठभेड़ों में कोई निर्दोष व्यक्ति नहीं मारा गया है। मुझे ये बताया गया है कि यदि कोई दिल्ली से आता था तो लोग कहते थे कि इंडिया से आए हैं, ये चीज अब बदली है। नॉर्थ ईस्ट हमारा अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। पहले ये दिल्ली से दूर था लेकिन अब ये प्रधानमंत्री सरकार और हम सब के दिल के करीब है। जी हाँ दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां सीएम चन्नी ने कहा, चंडीगढ़ से नहीं उड़ने दिया मेरा हेलीकॉप्टर, मैं कोई आतंकवादी नहीं। जी हाँ दोस्तों, पठानकोट के हल्का सुजानपुर में पहुंचे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि भाजपा में इतनी बौखलाहट है कि मेरा हेलीकॉप्टर तक चंडीगढ़ से उड़ने ही नहीं दिया, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ। सीएम चन्नी ने कहा कि मुझे चंडीगढ़ से राहुल गांधी के पास होशियारपुर जाना था, प्रधानमंत्री की रैली के चलते प्रशासन ने चंडीगढ़ से मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने दिया, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ। और इसका जवाब दोस्तों हमने आपको शुरू में ही बताया मोदी जी ने क्या कहा था। ऐसे में आपकी क्या राय होगी इस पर, चन्नी जी के सवाल पर बताइएगा जरूर। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां पर बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। क्या है पूरा मामला दोस्तों? असम बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष अंगूर लता डेगा ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के खिलाफ दिसपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अंगूर लता ने कहा है कि कांग्रेसी नेता ने अपने ट्वीट में गुजरात से पश्चिम बंगाल लिखा और हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों का जिक्र नहीं किया, वे इसे भारत का हिस्सा नहीं मानते। आपको बता दें राहुल गांधी के गुजरात टू पश्चिम बंगाल ट्वीट से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी कह रही है कि वो कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे दर्ज कराएगी। राहुल गांधी के इस ट्वीट से बीजेपी के कई नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी क्या जवाब होगी इस पर कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ जहां पर भारत की केंद्र सरकार ने फ्री फायर समेत 54 चीनी एप्लीकेशन पर लगाया बैन। प्राइवेसी के लिए पैदा कर रहे थे ये लोग खतरा। कौन कौन से एप्लीकेशन बैन किए गए हैं दोस्तों, उनकी पूरी लिस्ट हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें भारत सरकार ने देश में 54 चीनी एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया है। इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने इकोनॉमिक्स टाइम्स को इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया है कि केंद्र सरकार ने 54 से अधिक चीनी एप्लीकेशन को भारतीय की प्राइवेसी को सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए प्रतिबंध लगाने के नए आदेश जारी किए हैं। इनमें से कई एप्लीकेशन टेंसेंट, अलीबाबा और गेमिंग कंपनी नेटजीज जैसी बड़ी चीनी टेक्नोलॉजी कंपनियों के हैं। दोस्तों 2020 में भारत द्वारा लाए गए बैन के बाद इन एप्लीकेशन को रीब्रांड कर भारत में लॉन्च किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आप उन सभी चीनी एप्लीकेशन जो बैन किए गए हैं 54 के 54 स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें दोस्तों सबसे बड़ा गेमिंग एप्लीकेशन फ्री फायर को भी बैन कर दिया गया है। क्या होगी आपकी राय दोस्तों, कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा इन सभी एप्लीकेशन को बैन करने को लेकर। दोस्तों क्या आप भारत सरकार की सराहना करते हैं इस मुद्दे पर? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी
अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली खबर में दोस्तों, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम भाइयों बहनों दोस्तों।